हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर अपनी ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी के तहत कुछ क्लासें हुई थी और उनमें लास्ट जो टॉपिक चल रहा था अपना वो था तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन तापीय प्रतिलोमन क्या होता है? इस तापीय प्रतिलोमन को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, ये सब लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हो चुका है। उसमें तापीय प्रतिलोमन का एक प्रकार भी पूरा हो गया था जिसको अप्रवाही प्रतिलोमन कहा जाता है। ये जो अप्रवाही प्रतिलोमन है इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक धरातलीय अप्रवाही प्रतिलोमन और एक वायुमंडलीय अप्रवाही प्रतिलोमन। आज बात करते हैं कि तापीय प्रतिलोमन का दूसरा प्रकार कौन सा है। तो तापीय प्रतिलोमन के दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो वो है संवहनीय ऑब्लिक संपर्कीय प्रतिलोमन। संवहनीय ऑब्लिक संपर्कीय प्रतिलोमन। अब ये संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन क्या होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इसके लिए कौन सी आवश्यक दशाओं की जो है उपस्थिति आवश्यक है, तो उन सबको लेकर आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करें संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन की, तो इसी प्रतिलोमन को एक नाम और दिया जाता है गतिक प्रतिलोमन। गतिक प्रतिलोमन यानी जिस प्रकार से जो अप्रवाही प्रतिलोमन था उस अप्रवाही प्रतिलोमन में वायुमंडलीय दशाओं का शांत होना, विशेष रूप से पवन का है वो शांत होना आवश्यक था, लेकिन इस संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन के अंतर्गत जो पवने हैं, जो वायु है वो गतिशील होती है। ये गति लंबवत रूप में भी हो सकती है और क्षैतिज रूप में भी हो सकती है। तो वायु की गति के कारण जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है वो आती है संवहनीय ऑब्लिक संपर्कीय ऑब्लिक गतिक प्रतिलोमन के अंतर्गत। और ध्यान रखें कि इस प्रकार का जो प्रतिलोमन है अगर किसी क्षेत्र में बनता है तापमान का तो वो अधिक स्थायी होता है, बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और इससे जलवायु पर विशेष प्रकार के प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। अब जो संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन है इसके निर्माण के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए या किन दशाओं में संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन बनता है, तो उसमें नंबर एक आता है, इसको हम संवहनीय प्रतिलोमन के उप प्रकार भी या उपभाग भी कह सकते हैं। उनमें एक आता है चक्रवातीय चक्रवातीय प्रतिलोमन। चक्रवातीय प्रतिलोमन, इस चक्रवातीय प्रतिलोमन की अगर बात करें तो जो मध्य अक्षांश होते हैं, मध्य अक्षांश, इन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के अंतर्गत शीत एवं उष्ण वाताग्र के मिलने से, शीत एवं उष्ण वाताग्र के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीत एवं उष्ण वाताग्र, शीत एवं उष्ण वाताग्र के मिलने से जो चक्रवात बनते हैं वो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनकी उत्पत्ति होगी।
तो ऐसी स्थिति में जब किसी क्षेत्र के अंदर जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है 45 से 90 डिग्री या 30 से जो 60 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, 30 से 60 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है दोनों गोलार्धों में, इन अक्षांशों के मध्य शीत एवं उष्ण वाताग्र जब कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के कारण यहाँ पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और जब इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो ये उत्पत्ति के बाद किसी अन्य क्षेत्र की ओर गति करते हैं। जब अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जो गर्म प्रदेश है या वहां की वायु गर्म है और उस गर्म वायु वाले क्षेत्र के अंदर जो ये शीत वाताग्र है, ये शीत वाताग्र जब उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो शीत वाताग्र गर्म प्रदेश में आएंगे तो वहां क्योंकि शीत वाताग्र में वायु ठंडी होगी, भारी होगी, और ठंडी और भारी होने के कारण जैसे ये वायु गर्म प्रदेशों में प्रवेश करती है तो इन गर्म प्रदेशों में जो वायु है वो गर्म एवं हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप नीचे शीतल एवं भारी वायु रहेगी, ऊपर गर्म एवं हल्की वायु रहेगी। तो नीचे का तापमान कम, यानी पृथ्वी के पास वाला जो क्षेत्र है, धरातल के पास वाला जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, वहां पर शीत वाताग्र के कारण वह तापमान कम रहेगा और ऊपर इस गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठने से तापमान अधिक रहेगा। तो इस प्रकार से मध्य अक्षांशों में अगर तापीय प्रतिलोमन बनता है तो उसे नाम दे दिया जाता है चक्रवातीय प्रतिलोमन। इस प्रकार का जो प्रतिलोमन बनता है उसे चक्रवातीय प्रतिलोमन कह दिया जाता है। दूसरा जो संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन है उसमें आता है क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन। क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन ये भी संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन का ही एक उपभाग है। इसमें होता क्या है कि जब भी कभी शीत वायु गर्म प्रदेश में या गर्म वायु शीत प्रदेश में प्रवेश करती है तो होता क्या है कि शीत वायु क्योंकि भारी होगी तो नीचे रहेगी और जो गर्म प्रदेश में गर्म जो वायु होती है हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाएगी। तो शीत वायु अगर गर्म प्रदेश में जाए या गर्म वायु शीत प्रदेश में आए, ठंडे प्रदेश में आए, तो दोनों ही परिस्थितियों में धरातल के निकट शीत एवं भारी वायु रहेगी जिसका तापमान कम रहेगा और जो गर्म और हल्की वायु है वो ऊपर उठ जाती है। गर्म एवं हल्की वायु ऊपर उठ जाती है तो ऊपर का तापमान अधिक, नीचे का तापमान कम, यानी तापीय प्रतिलोमन की स्थिति होगी। लेकिन कौन से तापीय प्रतिलोमन की? क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन की। इसमें वायु गतिशील है और गतिशील होने के कारण जो है इसे नाम दिया जाता है क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन। इसको इस प्रकार से देख ले कि मान लो खरबूजे के ऊपर अपन चाकू डालें या चाकू के ऊपर खरबूजा डालें, दोनों ही कंडीशन में नुकसान होता है खरबूजे का। ठीक उसी प्रकार से गर्म वायु ठंडे प्रदेशों में जाए या ठंडी वायु गर्म प्रदेशों में आए तो ठंडी वायु हमेशा नीचे रहेगी भारी होने के कारण और गर्म वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर का तापमान अधिक होगा, नीचे का तापमान कम होगा और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। उसे नाम दे दिया जाता है
क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन। ये जो क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन की स्थिति है ये मूल रूप से बनती है निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में, यानी ये कहूं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इस प्रकार का जो तापीय प्रतिलोमन है वो कहाँ बनेगा, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही इस प्रतिलोमन की उत्पत्ति होती है। अब इसमें भी कुछ बातें हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखने की है। अगर किसी क्षेत्र में गर्म वायु गतिशील है, गर्म वायु गतिशील है या सक्रिय है, गतिशील माने या सक्रिय माने, तो ऐसे में महाद्वीपों पर शीत ऋतु में और महासागरों पर ग्रीष्म ऋतु में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होगी। गर्म वायु गतिशील हो, शीत वायु स्थिर हो, गर्म वायु ठंडे प्रदेशों में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में महाद्वीपों पर अगर तापीय प्रतिलोमन बनेगा तो वो कब बनेगा, शीत ऋतु में बनेगा। और जो महासागर है यहां पर अगर प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होगी तो वो ग्रीष्म ऋतु में होगी। इसके विपरीत अगर बात करें, शीत वायु सक्रिय हो, शीत वायु गतिशील या सक्रिय हो, तो ऐसी स्थिति में महाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में और महासागरों पर शीत ऋतु में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहां से क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना कि जो क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन है, ये क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन महाद्वीपों पर गर्म वायु सक्रिय होने पर महाद्वीपों पर शीत ऋतु में बनेंगे और महासागरों में ग्रीष्म ऋतु में। और यदि शीत वायु सक्रिय है तो महाद्वीपों पर प्रतिलोमन की स्थिति गर्मियों में बनेगी और महासागरों पर सर्दियों में यह स्थिति उत्पन्न होती है। ये जो तापीय प्रतिलोमन है ये दीर्घकालीन समय तक बना रहता है, बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है और इसका जलवायु पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो संवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन है इसके दो उप प्रकार हो गए, एक चक्रवातीय प्रतिलोमन, दूसरा क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन। बात करते हैं तीसरा उप प्रकार कौन सा है, तो तीसरा उप प्रकार इसका आता है घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो घाटियां पाई जाती है उन घाटियों के अंदर भी तापमान का प्रतिलोमन होता है। वहां पर भी वायुमंडल में ऊपर का तापमान अधिक और नीचे का तापमान कम होता है, तो वहां जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है नाम दिया जाता है घाटी प्रतिलोमन। होता क्या है इस क्षेत्र में कि यहां शीत ऋतु में जो दीर्घ रात्रि का समय होता है, रात्रि का समय, लंबी रात्रियां होती है, रात का समय सर्दियों में अधिक होता है, दिन का समय छोटा होता है, यानी दिन छोटा और रात बड़ी होती है। तो शीत ऋतु के अंदर जब रात लंबी होगी तो ऐसे में जो पर्वत शिखर होते हैं उन पर्वत शिखरों पर पार्थिव विकिरण के कारण, पर्वत शिखरों पर
पार्थिव विकिरण के कारण उष्मा का विनाश, उष्मा का विनाश तीव्रता से होता है, तीव्रता से होता है। जो पर्वत शिखर होंगे वहां पर पृथ्वी से होने वाला जो पार्थिव विकिरण है, ये पार्थिव विकिरण अधिक तीव्रता से होता है। पार्थिव विकिरण तीव्र होगा तो उष्मा का विनाश होगा, उष्मा का विनाश होगा तो पर्वत शिखरों पर जो धरातल होता है, इस धरातल का तापमान घटेगा, धरातल का तापमान घटेगा। और जब इन पर्वत शिखरों के धरातल से वहां की जो वायु है वो संपर्क में आती है तो वायु भी धरातलीय संपर्क के कारण, धरातलीय संपर्क के कारण शीतल होती है, ठंडी होती है। इसके विपरीत अगर बात करें घाटी तल की, घाटी तल, तो घाटी तल में भी पार्थिव विकिरण से उष्मा का विनाश होता है। यानी वहां पर भी रात्रि के समय तापमान तो घटेगा, लेकिन शिखर की तुलना में घाटी तल का तापमान धीमी गति से घटता है। और जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो शिखर से, मान लो कि ये कोई घाटी है, ये कोई घाटी है, इस घाटी में ये घाटी का शिखर है या पर्वत शिखर है। इस पर्वत शिखर पर यहाँ की जो वायु है वो इस धरातल के संपर्क में आकर शीतल होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होगी तो भारी होगी। जबकि ये जो घाटी तल है यहां पर भी पार्थिव विकिरण से उष्मा का विनाश हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र की तुलना में कम हुआ है। कम हुआ है तो यहां पर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो यहां पर वायु गर्म होगी। तो इस शिखर तल से वायु घाटी के ढाल के सहारे नीचे उतरती है। ठंडी वायु, शीतल वायु है, रात्रि के समय उतरती है, ये शीतल वायु है, ये शीतल वायु है जो नीचे उतर रही है इस प्रकार से, इधर से इस प्रकार से। अब ठंडी वायु जब घाटी तल में आ रही है तो यहां की जो गर्म वायु है, इसकी तुलना में जो गर्म वायु है वो ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठेगी इस प्रकार से। ये गर्म वायु है, ये गर्म वायु है। तो ठंडी वायु नीचे आई, गर्म वायु ऊपर उठी, तो घाटी तल की स्थिति अगर देखें तो नीचे का तापमान कम हुआ, ऊपर का तापमान अधिक हुआ। यहां पर भी तापीय प्रतिलोमन बन जाता है, और इस क्षेत्र में इस प्रकार अगर तापीय प्रतिलोमन बनता है तो उसे नाम दिया जाता है घाटी प्रतिलोमन, घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन, ये जो घाटी प्रतिलोमन है, इसी के कारण एक बात का और ध्यान रखना कि जो घाटी का तल वाला भाग है, जहां पर शिखर से शीतल वायु नीचे उतरी है, तापमान कम है, और तापमान कम होने के कारण रात्रि के समय यहां पाला गिरता है, पाला गिरता है। और यही कारण है कि घाटी के अंदर लोगों का निवास न होकर घाटी के ढाल वाले ये जो क्षेत्र होते हैं, ढालू जो भाग होता है, इस ढाल वाले क्षेत्र में मानव निवास अधिक होगा।
और मानव निवास ही अधिक होने के कारण जो कृषि कार्य है वो भी ढाल वाले क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, न कि तल पर, क्योंकि तल पर ये जो पाला है इससे फसलों को भी नुकसान होता है और ये जो पाला गिरेगा ये मानव निवास के लिए भी अनुकूल नहीं होता। तो इस प्रकार संपर्कीय या सवैनीय तापीय प्रतिलोमन को 3 उपभागों में विभाजित किया गया। एक चक्रवातीय तापीय प्रतिलोमन, एक आपके आता है नंबर 2 पर जो था क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन, और नंबर 3 है घाटी प्रतिलोमन। इस घाटी प्रतिलोमन को हम लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन भी कह सकते हैं। इसे लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वायु का जो संचार है वो अधोमुखी और ऊपरी मुखी हो रहा है, या तो वायु नीचे उतर रही है या फिर ढाल के सहारे ऊपर उठ रही है, तो इसे लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन भी कहा जा सकता है। ये दूसरा प्रमुख प्रकार था तापीय प्रतिलोमन का। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जो इसका अंतिम प्रकार है, और वो है यांत्रिक प्रकार, यांत्रिक प्रतिलोमन। यांत्रिक प्रतिलोमन, इस यांत्रिक प्रतिलोमन की अगर बात करें तो इसमें जो धरातल के निकट वायु संचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो यांत्रिक प्रतिलोमन है ये धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में ऊंचाई की ओर बनता है। अब ऊंचाई की ओर किस प्रकार से बनता है, तो इसके अंतर्गत भी 2 दशाओं को शामिल किया जाता है। वो 2 दशाएं कौन सी है? नंबर 1, जब गर्म एवं हल्की वायु तीव्रता से ऊपर उठती है तो वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाता है, तापमान घटता है। ये गर्म और हल्की वायु जब कभी किसी क्षेत्र में तीव्रता से ऊपर उठेगी तो ऊपर वाली जो शीतल वायु है वो नीचे आएगी, तो उसके कारण नीचे का तापमान कम और ऊपर का तापमान अधिक हो जाता है, और वहां पर तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है जिसे यांत्रिक प्रतिलोमन कहा जाता है। पहली कंडीशन तो यह है, इस दशा में यांत्रिक प्रतिलोमन हो सकता है। दूसरे अगर कंडीशन की बात करें तो जब कभी ऊपर से ऊपरी वायुमंडल से वायु तीव्रता से नीचे उतरती है, वायु नीचे की ओर उतरती है, तो नीचे उतरती हुई वायु संपीड़न के कारण मार्ग में ही गर्म हो जाती है, यानी ऊपर से वायु नीचे उतर रही है, वायु का अवतलन हो रहा है, लेकिन ये धरातल तक नहीं पहुंची। धरातल से कुछ ऊंचाई पर ही ये वायु संपीड़न के कारण गर्म हो जाती है, जबकि उससे नीचे वाले क्षेत्र के अंदर तापमान कम पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नीचे कम तापमान, ऊपर अधिक तापमान वाली वायु की स्थिति बनेगी, और यहां पर भी जो तापीय प्रतिलोमन होगा वो कौन सा होगा? यांत्रिक प्रतिलोमन बनेगा। तो यांत्रिक प्रतिलोमन 2 कंडीशन में बनता है, या तो गर्म एवं हल्की वायु तीव्रता से ऊपर उठ रही हो, या ऊपर से शीतल वायु नीचे उतर रही हो, लेकिन मार्ग में ही, बीच वाले रास्ते में ही संपीड़न के कारण अधिक गर्म हो जाती हो और उसके नीचे तापमान कम और वहां तापमान अधिक हो जाता है, तो वहां तापीय प्रतिलोमन बनेगा और वो होगा यांत्रिक प्रतिलोमन। ये जो यांत्रिक प्रतिलोमन है ये मूल रूप से देखने को मिलता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र,
ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? वो इसको नाम दे सकते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी जहां वायु का अवतलन होता है, वायु का अवतलन होता है, वायु नीचे उतरती है और वायु का अवतलन होता है तो वहां प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है। तो इन प्रति चक्रवातीय दशाओं वाले क्षेत्र या उपोषण उच्च दाब पेटी क्षेत्र या उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर यांत्रिक प्रतिलोमन की जो घटनाएं हैं वो अधिक घटित होती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो तापमान का प्रतिलोमन जो वायुमंडल में घटित होता है वो इस 3 प्रकार का होता है। फिर 3 मुख्य प्रकारों को कुछ उपभागों में विभाजित किया गया है। ये जो कंपटीशन के लिए है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो बस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।